अरे आंटी जी, ये क्या बात हुई? बेटी के विदा होने पर माँ रोती है तो समझ में भी आता है, लेकिन जब भी आपका बेटा छुट्टियों में घर आता है आप उसे भी वापस भेजते वक्त रोती है। आंटी जी, बस कुछ दिनों की तो बात है, इसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और जैसे ही स्थायी रूप से कहीं काम करने लगेगा तो देखिएगा, छुट्टियों में बस आपके साथ ही वक्त बिताएगा। क्यों राहुल? सुजाता जी की किराएदार नेहा उनसे कहती है। राहुल बोला, हाँ हाँ भाभी, अब मेरा सारा वक्त माँ का ही तो है और पता नहीं क्यों माँ को यकीन ही नहीं होता है। सुजाता जी बोली, बेटा मुझे तुम पर तो यकीन है, पर आने वाले समय पर नहीं है। जब आज तुम्हें मेरे लिए वक्त निकालना पड़ता है तो सोचो, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारी पत्नी आ जाएगी तो तुम्हारी जिम्मेदारियां कितनी बढ़ जाएंगी। शादी के बाद तो अनेकों रिश्ते जुड़ जाते हैं, क्या फिर तुम्हें तुम्हारी माँ के लिए समय मिलेगा? नेहा बोली, अरे आंटी जी, ये क्या बात हुई? शादी के बाद भले ही पत्नी आ जाती है पर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। राहुल, मैं तुमसे भी एक बात कहूंगी, भले ही अपनी पत्नी को पूरा समय देना, पर जो समय तुम्हारी माँ के लिए है उसे भी भूलना मत, क्योंकि दुनिया में एक माँ ही होती है जो बिना किसी शर्त के अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करती है। राहुल बोला, बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े शब्दों से आप दोनों मुझे घायल मत कीजिए। अगर शादी के बाद ना चाहते हुए भी मैं कहीं बदल गया तो इससे तो बेहतर होगा मैं शादी ही ना करूं। तब तो आप खुश रहेंगी ना माँ, मेरा सारा वक्त आपके लिए होगा। सुजाता जी बोली, छी, ये कैसी बातें कर रहा है? मैं तो तुम्हें सहरा बांधे हुए देखना चाहती हूँ और तुम शादी ना करने की बात करते हो। अब जाओ, चुपचाप अपने काम पर जाओ और अपना ध्यान रखना, समय पर खाना खाना, और हाँ, वक्त मिले तो मुझे फोन कर लेना। नम आंखों से सुजाता जी ने अपने बेटे को विदा किया। ट्रेन में सफर के दौरान राहुल को माया नाम की एक लड़की मिली जो उसी के शहर की थी, और संजोग कुछ ऐसा निकला कि वो भी उसी की कंपनी में कुछ महीने पहले ज्वाइन हुई थी। दोनों का सफर बात करते करते कट भी गया और दोनों में दोस्ती भी हो गई। इधर नेहा सुजाता जी के मकान में किराएदार थी, परंतु एक बेटी की तरह उनका ख्याल रखती और उनके परिवार वालों के साथ भी जुड़ गई थी। सुजाता जी के पति विमलेश बाबू कुछ सालों में रिटायर होने वाले थे। पहले तो बेटे के लिए करते करते सुजाता जी का वक्त कट जाता था, पर अब वो घर में अकेली हो जाती थी और हर पल राहुल के आने का इंतजार करती थी कि कब वो अगली छुट्टी में घर आएगा। वक्त बीतने लगा। देखते ही देखते राहुल की नौकरी को 2 साल हो गए। फिर उसने अपने माँ पापा को माया के बारे में बताया और माता पिता की रजामंदी से राहुल ने माया से शादी कर ली और अब वो उसके साथ बेंगलुरु में रहने लगा। कुछ महीने तो राहुल 15 दिन में एक आध बार आकर माता पिता से मिल लिया करता था, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया राहुल का घर आना जाना भी बंद होने लगा। अब की बार करीब 8-9 महीनों के बाद राहुल घर आने वाला था तो सुजाता जी उसके आने की तैयारी कर रही थी। अचानक फोन की घंटी बजी। सुजाता जी ने झट से फोन उठाया तो सामने से उनकी बहू माया बोली, मम्मी जी, हम लोग आज नहीं आ पाएंगे, वो मैं अपनी मम्मी के घर आ गई हूँ, तो जब भी वहां आऊंगी मैं आपको फोन करके बता दूंगी, आप हमारा इंतजार मत कीजिएगा। आप सुन रही है ना? सुजाता जी बोली, पर माया बेटा, मैं कितने दिनों से तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ, और राहुल कहाँ है? माया बोली, मम्मी जी, आप अकेली ही हमारा इंतजार नहीं कर रही हैं, मेरी माँ भी कर रही थी और आपका बेटा अभी अपनी खातिरदारी करवा रहा है। इतना कहकर माया ने फोन रख दिया। इतने दिनों से जो सुजाता जी उत्साह से अपने बेटे बहू के आने का इंतजार कर रही थी, उनका वो सारा जोश एक पल में ठंडा हो गया। रिसीवर वहीं किनारे पर छोड़कर वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई और वो कभी टेबल पर बनाकर रखे हुए खाने को देखती तो कभी दरवाजे की तरफ। विमलेश बाबू बोले, क्या हुआ सुजाता, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया, और किसका फोन था? सुजाता जी बोली, माया का फोन था जी, कैसे उसने एक टूक में कह दिया कि वो आज नहीं आएगी, और यहाँ मैं कब से इंतजार कर रही हूँ कि कब मेरा बेटा मेरे पास आएगा। लगभग 1 साल होने को आया है उन लोगों को देखे हुए, लेकिन देखिए इस बार भी बहू ने आने से पहले ही मेरी उम्मीदों को फिर एक बार तोड़ दिया। विमलेश बाबू बोले, सुजाता, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि शादी के बाद लड़कों की जिंदगी भी बदल जाती है, और पहले भी तो राहुल कम ही आता था। हाँ, कि वो जब भी आता था तो अपना सारा वक्त तुम्हें ही देता था। सुजाता जी बोली, पर अब तो मैं उसे देखने के लिए भी तरस जाती हूँ। पहले जॉब करता था
तो छुट्टियों में तो मेरे पास आता था, लेकिन अब तो वो भी नहीं आता। एक शहर में ससुराल और मायका हो तो लड़की को परेशानी होती है, वो मैं समझती हूँ, पर मेरा बेटा वो तो बस अपने ससुराल का होकर रह गया है। क्या उसे अपनी माँ की याद नहीं आती? विमलेश बाबू बोले, तुम जानती तो हो माया अपने घर में सबसे छोटी है, बस उसका एक बड़ा भाई है। जाहिर सी बात है, जब भी राहुल छुट्टी पर घर आने की सोचता होगा तो माया पहले अपने घर जाना चाहती होगी। सुजाता जी बोली, आप उसका पक्ष मत लो जी। छुट्टी पर वो लोग यहाँ आते हैं तो पहले वहां जाते हैं, और अगर छुट्टी पर नहीं आते तो कहीं बाहर जाने का प्लान बना लेते हैं। कभी हमारे पास आने का प्लान क्यों नहीं करते? क्या हम उनके इंतजार में यहाँ नहीं बैठे हैं? मुझे समझ में नहीं आता माया को ससुराल आने में ही रोना क्यों आता है, जबकि ससुराल के नाम पर सिर्फ हम ही तो हैं। कौन सी उसकी ननद और देवरानी जेठानी है यहाँ? सब कुछ तो उसका ही है, और जैसे जी चाहता है वो रह सकती है। फिर अगर आपको याद हो तो इन 2 सालों में गिनकर वो कभी भी इस घर में 15 दिन भी नहीं रही है। विमलेश बाबू बोले, सुजाता, तुम इस बारे में जितना सोचोगी उतनी ही तुम्हें तकलीफ होगी। अब उनको जब आना होगा तभी आएंगे, तुम इतना परेशान मत हो। सुजाता जी रोते हुए बोली, मेरा राहुल कितना बदल गया है। शादी के शुरुआती दिनों में छुट्टियों में तो फिर भी 1-2 दिन के लिए मिलने चला आता था, पर अब तो पूरी छुट्टियां ही बीत जाती हैं, लेकिन वो लोग नहीं आते। माया को छोड़ो, पर क्या राहुल का भी मन नहीं करता हमसे मिलने का? इतना कहते कहते सुजाता जी रोने लगी। विमलेश बाबू सुजाता जी को समझा रहे थे, पर रोते रोते उनकी आंखें सूज गई थी। तभी उनकी किराएदार नेहा सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई आई। सुजाता जी की आंखों में आंसू देखकर वो बोली, क्या हुआ आंटी जी, आप रो क्यों रही हैं? सुजाता जी ने झट से अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश की और बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नेहा बोली, क्या हुआ, इस बार भी राहुल नहीं आया क्या? नेहा की बात सुनकर सुजाता जी फिर मायूस हो गई और दोबारा उनकी आंखों में आंसू आ गए। नेहा को समझते देर नहीं लगी कि आखिर हुआ क्या है। वो उनके पास बैठी सुजाता जी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, आंटी जी, मैं मानती हूँ कि राहुल आपका इकलौता बेटा है और उसकी याद आना स्वाभाविक है, पर एक बात कहूँ, आप उन लोगों से इतनी उम्मीद करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब उम्मीद आती है तो अपने साथ दुख की परछाई भी लाती है। मैं तो यही कहूंगी कि अब तो अंकल जी भी रिटायर हो गए हैं, तो अब बेटे बहू के बारे में सोचना छोड़िए और अपने लिए जीना सीखिए। विमलेश बाबू बोले, बेटा नेहा, अब तुम ही समझाओ इसे, मैं तो कह कह कर थक गया। ये दिन रात बेटे के नाम की माला जपती रहती है, मेरे बारे में तो ये सोचती ही नहीं। कितनी बार इससे बोला है कि चलो अयोध्या में इतना सुंदर मंदिर बना है, घूम कर आते हैं, भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और हमारा भी मनोरंजन हो जाएगा, पर नहीं, इसे तो बस बेटे बहू के इंतजार में बैठना है। सुजाता जी ने गुस्से में विमलेश बाबू की तरफ देखा और बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मैं अपने बेटे बहू को याद करना छोड़ दूं? क्या उनसे उम्मीद ना करूं? मां हूं उनकी, ऐसे कैसे भूल जाऊं? नेहा हंसकर बोली, आंटी जी, मेरा और अंकल जी के कहने का ये मतलब नहीं था कि आप अपने बेटे को भूल जाओ। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप उनसे इतनी उम्मीद मत करो, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो सबसे ज्यादा दर्द एक माँ को ही होता है, और जब तक ये एहसास उन लोगों को नहीं होगा कि उनके बिना भी आपकी जिंदगी चल रही है, तब तक वे आपके मन को चोट पहुंचाते ही रहेंगे। सुजाता जी आश्चर्य से बोली, पर वो कैसे? नेहा बोली, आंटी जी, बच्चों की जिम्मेदारी निभाते हुए माएँ कई चीजें नहीं कर पाती हैं, अपने शौक को मार लेती हैं। तो अब उम्र जो बची है और वक्त जो आपके पास है, वो अपने उन्हीं शौक को पूरा करने में बिताइए। आपको पता है, मेरी माँ को घूमने फिरने का बहुत शौक था, पर घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों के चलते वो कभी घूम फिर नहीं पाई। लेकिन अब मैं अपनी माँ को यहाँ आने से या अपने भाई के पास जाने से मना कर देती हूँ और कहती हूँ कि पापा को लेकर घूमो। और अब देखिए, मैं भी खूब घूमती फिरती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे हॉस्टल में हैं, तो मैं अपनी जिंदगी जीना क्यों छोड़ दूँ? क्या कल को वो मेरे लिए अपनी छुट्टी बर्बाद करेंगे जैसे राहुल कर रहा है? विमलेश जी बोले, देखो सुजाता, नेहा हमसे उम्र में कितनी छोटी है, पर उसने अपनी आने वाली जिंदगी का सारा प्लान अभी से तय कर लिया है। नेहा हंसकर बोली, हाँ अंकल जी, आज रात ही हम अयोध्या घूमने जा रहे हैं अपने सब दोस्तों के साथ। आप लोग भी हमारे साथ चलो ना। वैसे भी हमारे पास 2 एक्स्ट्रा टिकट हैं। एंड टाइम पर हमारे 2 दोस्तों ने कैंसिल कर दिया,
तो वो टिकट हमारे पास बची हुई है। उनकी जगह आप लोग हमारे साथ चलो, बड़ा मजा आएगा। सुजाता जी बोली, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? राहुल और माया इसी शहर में आए हुए हैं, ना जाने वो कब आए। नेहा मुंह बनाकर बोली, आंटी जी, आप तो हमेशा अपने बेटे बहू के इंतजार में ही रहती है, तभी तो अपनी दुनिया को आपने एक सीमित जगह में घेर कर रखा है और उससे निकलती ही नहीं है। अंकल की तरफ देखिए, वो अभी जीना चाहते हैं और जीने की उम्मीद इंसान को कभी धोखा नहीं देती, परंतु ये रिश्ते मोह माया की उम्मीद अपने साथ ढेर सारी परेशानियां और दुख जरूर लाती है। विमलेश बाबू उदास होकर बोले, रहने दो नेहा बेटा, ये कहीं नहीं जाएगी और मेरी जिंदगी भी यहीं कट जाएगी। सुजाता जी झट से बोली, क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती? मुझे भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। अब मैं भी अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ और सबसे बड़ी बात, मेरे बेटा बहू मेरी जिंदगी का रिमोट अपने हाथ में नहीं रख सकते। नेहा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, मैं तैयारी करती हूँ। इतना कहकर सुजाता जी बड़े जोश में कमरे के अंदर गई और वहां से आवाज लगाई, सुनिए, अपना बैग खुद पैक कर लीजिए, क्योंकि अब मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। विमलेश बाबू मुस्कुराते हुए नेहा से बोले, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने कम से कम मेरी पत्नी को झूठी उम्मीदों से बाहर तो निकाला। अब वो अपने लिए जीना फिर से शुरू करेगी। नेहा हंसकर बोली, चलिए अंकल, जिंदगी की नई पारी की शुरुआत करते हैं। अब जल्दी जाइए, वरना आंटी जी का फैसला कहीं बदल ना जाए। नेहा हंसते हुए वापस आ गई और विमलेश बाबू सुजाता जी की मदद करने लगे। नेहा के साथ सुजाता जी और विमलेश बाबू अयोध्या के लिए निकल गए। अगली सुबह सुजाता जी के पास राहुल का फोन आया। माँ, ये क्या तरीका है? हम दरवाजे पर खड़े हैं और दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। आखिर आप लोग हैं कहाँ? आपको पता था ना कि हम लोग आए हुए हैं। सुजाता जी बोली, तो तुमने क्या सोचा था? तुम्हारे आने की उम्मीद में मैं पलकें बिछाए बैठी रहूंगी? आखिर कब तक? तुम छुट्टी बिताने मेरे पास नहीं बल्कि अपने ससुराल आए थे। जब तुम लोगों को अपने माता पिता की कोई चिंता ही नहीं है, तो आखिर मैं कब तक तुम लोगों की चिंता में मरती जाऊं? राहुल बोला, माँ, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप हमारे साथ ऐसा करेंगी। सुजाता जी बोली, बेटा, उम्मीद तोड़ना तो तुम लोगों ने ही सिखाया है और मैंने तो जो भी तुम्हें उम्मीद दी आज तक मैंने उन्हें पूरा किया। पर अब ये समझ चुकी हूँ कि अपने बच्चों से उम्मीद लगाकर हम अपने दुखों को न्योता देते हैं। और हाँ, एक बात तुमसे कहना चाहूंगी, मैं सपने में भी दुख की परछाई तुम्हारे पास आने नहीं देना चाहूंगी। इसलिए कह रही हूँ कि अब हमसे किसी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। तुम अपनी जिंदगी जियो और हम अपनी जिएंगे। हम तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करना चाहेंगे। हाँ, जब तुम्हें हमारी याद आए तो आने से पहले बता देना कि तुम आ रहे हो या नहीं, वरना अब हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। इतना कहकर सुजाता जी ने फोन रख दिया। विमलेश बाबू आश्चर्य से सुजाता जी की तरफ देखने लगे तो सुजाता जी बोली, क्या आप ऐसे क्या मुझे देख रहे हैं? माँ बनने से पहले मैं एक इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है और जब तक उन लोगों को एहसास नहीं दिलाऊंगी कि उनकी जिंदगी में मेरी भी कोई अहमियत है, वो नहीं समझेंगे। आखिर कब तक बूढ़े माता पिता ही अपने बच्चों से उम्मीद लगाने की सजा पाएंगे। कुछ रोज बाद अयोध्या घूमकर सब वापस आए। सुजाता जी बहुत खुश थी। अब जब भी नेहा कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाती तो वो दोनों भी उनके साथ हो लेते थे। इधर राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने माया को खूब खरी खोटी सुनाई। मैं कहता था तुमसे कि पहले माँ के पास चलते हैं, फिर तुम्हारे घर चलेंगे, पर नहीं, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आखिर तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने माँ बाप से अलग हो जाऊं? मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारे माँ बाप के पास तो तुम्हारा भाई भी है, फिर तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? याद रखो, अगर अगली बार से हम छुट्टियों में जाएंगे तो मैं अपने माँ बाप के घर रहूंगा और तुम्हें अगर अपने मायके जाना है तो तुम वहीं रहना। अगले महीने माया और राहुल घर आए। माता पिता से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी। फिर 2 दिन रुककर राहुल माया को उसके मायके छोड़ने गया और सबसे मिलकर वापस अपने घर आ गया। अब हर छुट्टी में वो वैसा ही करता था। वो दिन और आज का दिन सुजाता जी ने फिर कभी अपने बेटे बहू से किसी बात के लिए कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि अब वो उनसे किसी तरह की उम्मीद ही नहीं रखती थी, तो उनको तकलीफ भी नहीं होती थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।
धन्यवाद।